तो अब हम देखते हैं 1873 की आर्थिक मंदी से पुनरुद्धार। ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि भाई जब मंदी आई तो मंदी से किस प्रकार दोबारा उभरा गया। ठीक है, वो जो आर्थिक मंदी थी उससे किस प्रकार बाहर निकला गया, इसको देखते हैं। 1873 की आर्थिक मंदी के बाद दुनिया भर में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया धीरे धीरे और जटिल रूप से शुरू हुई। 1873 में जो आर्थिक मंदी आई थी उसको फेस करने के बाद दुनिया भर में जितने भी देश थे जिनकी आर्थिक व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, अब उन्होंने आर्थिक सुधार की तरफ कदम बढ़ाए। ठीक है, और जो आर्थिक सुधार की प्रक्रिया होती है उसको धीरे धीरे चालू किया। इस पुनरुद्धार ने केवल आर्थिक क्षेत्र को ही प्रभावित नहीं किया बल्कि समाज, राजनीति और तकनीकी विकास को भी बदलाव दिया था। ठीक है, अब ये जो सुधार हो रहा था, पुनरुद्धार हो रहा था, इसने केवल आर्थिक क्षेत्र को ही हेल्प नहीं करी बल्कि या प्रभावित नहीं करा, इसने समाज को, राजनीति को और जो तकनीकी विकास होता है इस चीज को भी काफी हद तक बदलाव किया था, इसको प्रभावित किया था। इस प्रक्रिया को समझने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो ये समझ लीजिए कि आर्थिक जो 1873 की आर्थिक मंदी थी उसके पुनरुद्धार को समझने के लिए ये जो पॉइंट्स हैं ये है। ये पॉइंट्स आपके एग्जाम में भी आप लोग लिख सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इन पॉइंट्स को अच्छे से समझ लीजिए। पहला पॉइंट है नई प्रौद्योगिकियों और नवाचारों का उदय। नई प्रौद्योगिकी और नए जो नवाचार है मतलब इनोवेशन है उनका उदय हुआ था। 19वीं सदी के अंत में 20वीं सदी की शुरुआत में विद्युत ऊर्जा का व्यापक उपयोग शुरू हुआ था। 19वीं सदी का जब अंत हुआ और 20वीं सदी की जब शुरुआत हुई तो उस समय जो विद्युत ऊर्जा का व्यापक उपयोग हो रहा था, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिक पावर का, उसका उपयोग होने शुरू हो गया था। बिजली का आविष्कार और उद्योगों में इसका इस्तेमाल का जो उत्पादन है, उत्पादन बढ़ने में क्या हुआ, काफी हेल्पफुल रहा। एक प्रकार से कहें उत्पादन बढ़ाने में सहायक रहा था। क्योंकि देखिए इससे पहले क्या था कि अगर मैन्युअली व्यक्ति हाथों से काम कर रहा है तो काफी हद तक क्या हो रहा था कि भाई जो प्रोडक्शन था वो लिमिटेड था। बट अब क्या हुआ कि भाई बिजली का यूज करके क्या किया जाने लगा, प्रोडक्शन किया जाने लगा चीजों का। तो जो क्षमता है उसको बढ़ाने में हेल्प मिली थी। यह विकास न केवल औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देने वाला था बल्कि इससे समग्र आर्थिक पुनरुद्धार में भी मदद मिली थी। ठीक है, अब ये जो विकास हुआ था या नई नई प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी और नए नए इनोवेशंस लाए जा रहे थे, इसने केवल औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा नहीं दिया बल्कि इसने समग्र आर्थिक पुनरुद्धार में मदद की थी। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल प्रोडक्शन के सेक्टर में ही इसने हेल्प करी थी, नहीं, इसने जितनी भी इकोनॉमी थी ना जो कि आर्थिक मंदी के कारण दब चुकी थी, कमजोर हो चुकी थी, उस सबको पुनरुद्धार करने में मदद करी थी। जैसे कि हेनरी फोर्ड आते हैं, जो फोर्ड कंपनी है उनके मतलब आप कहें कि जिन्होंने शुरुआत करी थी, तो हेनरी फोर्ड ने असेंबली लाइन उत्पादन तकनीक का विकास किया। इससे बड़े पैमाने में उत्पादन संभव हुआ था। ठीक है, हेनरी फोर्ड ने क्या करा था, असेंबली लाइन शुरू की थी। एक प्रकार से असेंबली लाइन में प्रोडक्शन होता था चीजों का, जिससे क्या हुआ, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन संभव हो पाया था। प्रोडक्शन जो था वो संभव हो पाया था, किसी चीज को बनाने का जो प्रोसेस है वो उससे तेज हुआ था। इससे उत्पादन लागत कम हुई और वस्त्र, ऑटोमोबाइल आदि की कीमतें घटने लगी थी। ठीक है, अब क्या हुआ कि भाई उत्पादन लागत कम हुई। और उत्पादन मतलब किसी वस्तु को बनाने में जितना पैसा लगता है उससे कम पैसा लगने लगा, जिसके कारण क्या हुआ, उस वस्तु की कीमत कहीं ना कहीं कम हो गई थी, चाहे वो कपड़ा हो चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो। मेनली हम बात करें तो हेनरी फोर्ड के द्वारा जो असेंबली लाइन बनाई गई थी उसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया था। साथ ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण खोज क्या दौर चला, जैसे टेलीफोन, रेडियो, रासायनिक पदार्थों का विकास हुआ था। ठीक है, अब क्या हुआ, वही जो साइंस का सेक्टर है ना, विज्ञान का सेक्टर, उसमें और प्रौद्योगिकी, नई नई टेक्नोलॉजीज में महत्वपूर्ण खोज चालू हो चुकी। जैसे भाई टेलीफोन आ गया था, रेडियो बन गए थे, रासायनिक जो पदार्थ हैं उनका विकास हुआ। इन नवाचारों ने न केवल पूरे मतलब पुराने उद्योगों को पुनर्जीवित किया बल्कि नए उद्योगों और जो रोजगार है उसके अवसर को भी जन्म दिया था। अब ये जो इनोवेशन हुआ ना, इसने केवल पुराने जो उद्योग चल रहे थे उनकी हेल्प नहीं करी, नए नए उद्योगों को भी बनाया, नए नए सेक्टर्स आए। ठीक है, चीजों नई नई प्रकार की चीजों के प्रोडक्शन चालू हुए, जिससे क्या हुआ कि लोगों को रोजगार मिला और नए उद्योग बनकर तैयार हुए थे। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या आ जाता है, पुनरुद्धार के सेक्टर में नई प्रौद्योगिकी और नवाचारों का काफी हद तक उदय हुआ था। दूसरा पॉइंट आता है बैंकिंग और वित्तीय सुधार। 1873 में मंदी से बचने के लिए विभिन्न देशों ने बैंकिंग प्रणालियों में सुधार किए थे। इन सुधारों में बैंकों के लिए कड़े नियम, केंद्रीय बैंक की स्थापना, जोखिम प्रबंधन उपायों का अपनाया गया। अब बैंकिंग प्रणाली में चेंजेस हुआ। चेंजेस किस प्रकार से हुआ भाई, बैंकों के लिए कड़े नियम तैयार किए गए। ठीक है, बैंकों से ऊपर एक केंद्रीय बैंक बनाया गया जो कि छोटे बैंकों के ऊपर ध्यान रखता था, निगरानी रखता था। ठीक है, और साथ के साथ आप कहें कि रिस्क मैनेजमेंट या जोखिम प्रबंधन उपायों को भी अपनाया गया। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए जो नए नए उपाय हैं उनको अपनाया गया था। अमेरिका में 1913 में फेडरल रिजर्व की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य वित्तीय स्थिरता बनाए रखना था। ठीक है, अमेरिका में फेडरल रिजर्व
की स्थापना की गई 1913 में, जो कि ये ध्यान रखता था कि देश में अगर कोई आप कहें कि वित्तीय परिस्थिति आती है, वित्तीय संकट आता है, तो उसमें स्थिरता बनी रहे इस चीज के लिए। इसके अलावा कई देशों ने सोने के मानक मतलब गोल्ड जो स्टैंडर्ड था की वापसी की और मुद्रास्फीति नियंत्रण की नई नीतियां अपनाई थी। ठीक है, कई ऐसे देश थे जिन्होंने गोल्ड मतलब सोने के मानक, एक प्रकार से कहें कि गोल्ड के रेट पर या गोल्ड के आधार पर जो पैसा है, करेंसी है, उसको नापा जाने लगा था। ठीक है, गोल्ड स्टैंडर्ड थे, उनको वापस लिया, अपनाया, और मुद्रास्फीति जो व्यवस्था थी नियंत्रण में आई थी, जिससे निवेशकों का विकास बहाल हुआ और आर्थिक स्थिरता पैदा हुई। ठीक है, जिससे क्या हुआ कि भाई जो निवेशक थे, इन्वेस्टर थे, उनको फिर से विश्वास आने लगा था उनको। ठीक है, और जो स्थिति थी वो ठीक होती चली गई। तीसरा पॉइंट आता है औद्योगिकीकरण और शहरीकरण। मंदी के बाद कई नए उद्योग केंद्र उभरे। ठीक है, मंदी जब हुई उसके बाद कई नए औद्योगिक केंद्र उभर कर सामने आए, विशेषकर अमेरिका, जर्मनी और जापान में। ठीक है, अमेरिका, जर्मनी और जापान में एक प्रकार से कहें उद्योगों के सेक्टर में बड़े स्तर पर वृद्धि हुई थी। इन क्षेत्रों में नए कारखाने, रेलवे और बंदरगाहों का विकास हुआ था। ठीक है, इन क्षेत्रों में क्या हुआ, नए कारखाने खुले, रेलवे सेक्टर का विकास हुआ और साथ के साथ जो पोर्ट्स होते हैं, बंदरगाह होते हैं, उनका भी विकास हुआ था, जिसने औद्योगिक उत्पादन को पुनर्जीवित किया था। ठीक है, जिसने क्या करा, औद्योगिक उत्पादन, भाई बड़ी बड़े इंडस्ट्री में जो चीजों का प्रोडक्शन होता था, ठीक है, उस चीज को दोबारा से बहाल किया था, बढ़ाया था। इसके साथ साथ शहरीकरण में भी तेजी आई, क्योंकि उद्योगों के कारण ग्रामीण इलाकों से लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे थे। अब लोगों को समझ आ गया था कि भाई गांव में अगर उनके पास काम नहीं है तो उन्हें गांव छोड़कर शहर में जाना पड़ेगा काम ढूंढने के लिए, क्योंकि शहरों में ही बड़े बड़े कारखाने, उद्योग थे। तो सेम यही कि भाई लोग गांव को छोड़कर शहर में पलायन कर रहे थे ताकि उन्हें एक अच्छी जीवन मिल सके, अच्छा एक काम मिल सके। इस इससे क्या हुआ, इसने शहरी इलाकों में नए आवास, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेवाओं की मांग को बढ़ावा दिया था। अब क्या हुआ भाई, जब लोग गांव छोड़ के शहर में आएंगे तो उन्हें रहने के लिए जगह चाहिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेक्टर है वो बढ़ा। ठीक है, आवास जो है, घर जो है, उनकी संख्या बढ़ी और जो सेवाएं दी जाती थी उन सेवाओं की मांग बढ़ी थी। चौथा पॉइंट आता है नए बाजारों का विकास और वैश्विक व्यापार। औद्योगिकीकरण के साथ साथ नए बाजारों का विकास हुआ, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सुधार हुए। ठीक है, औद्योगिकीकरण के साथ क्या हुआ भाई, नए बाजार खुले, नए बाजारों का विकास हुआ, साथ के साथ घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मतलब आप कहें कि भाई एक प्रकार से इंटरनेशनल लेवल पर और देश के अंदर जो थे व्यापार व्यवस्था थी, इनमें सुधार हुआ था, जिससे वैश्विक आर्थिक गतिविधियों फिर से बढ़ने लगी थी। ठीक है, मतलब विश्व से जुड़ी एक प्रकार से कहें कि कोई देश जो इंटरनेशनली लेवल पे काम कर रहा था, वो अब फिर से इंटरनेशनल लेवल पे एक प्रकार से कहें कि भाई कोई चीज प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको व्यापार करने लगा था। यूरोपीय देशों ने अपने उपनिवेशों के संसाधनों की अधिकतम उपयोग किया। ठीक है, अब क्या करा, यूरोप के जो देश थे ना, उन्होंने उपनिवेश व्यवस्था के दौरान जो उन्होंने संसाधन इकट्ठा करे थे उनका अधिकतम उपयोग किया, जिससे औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा मिला और व्यापारिक मार्गों का विस्तार हुआ था। ठीक है, अब क्या हुआ भाई, जब उन्होंने अच्छा खासा जो संसाधन, एक प्रकार से यूरोप के पास अच्छे संसाधन थे, ठीक है, तो उन्होंने उस चीज का यूज करके अपना एक प्रकार से जो औद्योगिक सेक्टर है उसको और ज्यादा बढ़ाया, विकसित किया। ठीक है, जिससे क्या हुआ, औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा मिला पहला, और दूसरा व्यापारिक मार्गों को विस्तार हुआ, समुद्री परिवहन में सुधार हुए और वैश्विक व्यापार में वृद्धि हुई, जिससे औद्योगिक देशों को अपने उत्पादों को दुनिया भर में बेचने का अवसर मिला था। अब देखिए, नॉर्मल सी बात है, समुद्र के द्वारा जो कोई देश प्रोडक्शन करता था किसी वस्तु को, तो उस वस्तु को अन्य देश में भेजने के लिए समुद्र का एक प्रकार से यूज करता था। ठीक है, समुद्री परिवहन का यूज करता था। तो जब ये व्यवस्था और अच्छी हुई, ठीक है, तो इससे औद्योगिक देश जो थे ना, जो बढ़ रहे थे, एक प्रकार से हम कहें कि अपना विकास कर रहे थे, उन देशों ने किसी भी चीज को बनाया तो उनके पास अवसर था कि उस चीज को अन्य देश में भेजा जा सके। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, उस देश का एक प्रकार से वो देश एक्सपोर्टर बन गया था। ठीक है, अच्छा खासा उससे उसे मुनाफा हो रहा था। तो ये चीजें थी। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संबंधों में भी सुधार हुआ। अब जो कि हमने ऊपर पढ़ा कि जब आर्थिक मंदी आई तो दो देशों के बीच में जो संबंध थे वो खराब हो चुके थे, और जब पुनरुद्धार की व्यवस्था चलाई गई, ठीक है, पुनरुद्धार होने लगा, तो अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध थे वो ठीक होना चालू हुए थे, खासकर यूरोप और अमेरिका के बीच में जो निवेशक संबंधों के कारण था। पांचवा पॉइंट आता है सरकारी नीतियों और हस्तक्षेप। कई सरकारों ने आर्थिक संकट से उभरने के लिए नई नीतियां लागू की, जिसमें टैक्स सुधार, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और नए औद्योगिक कानूनों को क्या करा गया था, शामिल किया गया था। कई ऐसी सरकारें थी जिन्होंने भाई जो आर्थिक संकट उन्होंने फेस किया, उससे निकलने के लिए उन्होंने नई नई नीतियां लागू करी। नीतियों में क्या था भाई, टैक्सों में सुधार किया गया। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेक्टर है उसका विकास हुआ, और साथ के साथ औद्योगिक जो कानून है उनका निर्माण किया गया। सार्वजनिक कार्यों में
निवेश बढ़ा, जैसे सड़क, पुल, रेलवे और बंदरगाहों का निर्माण। ठीक है, अब सरकार ने क्या करा भाई, जो सार्वजनिक कार्य मतलब पब्लिकली जो काम होता है या यूज में चीजें हैं, जैसे कि सड़क, पुल या रेलवे, इन या बंदरगाह, इनके ऊपर निवेश बढ़ा दिया गया कि भाई इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाए, इन सेक्टर्स को, इन चीजों को बढ़ाया जाए। इसने रोजगार के लिए नए अवसर पैदा करे और आर्थिक गतिविधियां बढ़ी। ठीक है, अब जब भाई इस सेक्टर में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होगा तो इस सेक्टर में काम भी होगा, काम करने के लिए लोग चाहिए होंगे, तो रोजगार बढ़ा। ठीक है, रोजगार के अवसर पैदा हुए और आर्थिक जो स्थिति थी उसमें सुधार आया और वो बढ़ी। श्रमिक आंदोलन की प्रेरणा से कई देशों ने श्रमिकों के लिए बेहतर कार्य परिस्थितियां और सामाजिक सुरक्षा के उपाय लागू किए थे। ठीक है, अब जब श्रमिक आंदोलन की प्रेरणा हुई, भाई लोगों के मन में आया कि श्रमिक आंदोलन कर लेना चाहिए, तो इस प्रकार की जो व्यवस्था थी या प्रेरणा थी उनके लिए, इससे क्या हुआ, कई देशों में श्रमिकों के लिए, जो काम करने वाले लोग थे, वर्कर्स के लिए बेहतर कार्य परिस्थिति, मतलब उनके कार्य करने के लिए एक अच्छी परिस्थिति और सामाजिक सुरक्षा को लागू किया गया था, जो समाज में स्थिरता और आर्थिक पुनरुद्धार में सहायक साबित हुई। ठीक है, जो ये जो व्यवस्था लाई गई या हम कहें कि उनको अच्छे प्रकार की स्थिति दी गई ताकि वो लोग काम कर सके यहाँ पे, तो इससे क्या हुआ, समाज में एक प्रकार से स्थिरता बनी रही, आर्थिक पुनरुद्धार में हेल्प हुई थी। अगर सपोज करिए कि सरकार पुनरुद्धार तो कर रही होती, बट जो श्रमिक सेक्टर है या श्रमिक लोग हैं, ठीक है, सेक्टर नहीं कहेंगे, श्रमिक लोग हैं, उनके ऊपर ध्यान नहीं देती, तो क्या वो श्रमिक लोग एक प्रकार से शांति से काम करते? नहीं ना, क्योंकि भाई उन्हें जो चाहिए एक अच्छी स्थिति जहाँ पे वो काम कर सके, उन्हें सुरक्षा चाहिए समाज में, तो वो उन्हें नहीं मिल पाती। तो इसीलिए सरकार ने इस चीजों पे ध्यान दिया था। ठीक है, और जिससे क्या हुआ, जब उन लोगों पे ध्यान दिया गया तो उन लोगों ने समाज में एक प्रकार से कहे कि भाई उन लोगों ने कोई भी ऐसी चीज नहीं करी जिससे कोई परेशानी हो सरकार को, तो समाज में स्थिरता बनी रही और जो आर्थिक पुनरुद्धार हो रहा था वो और अच्छे से हुआ। पॉइंट आता है कृषि में सुधार और नवाचार। जो कृषि का सेक्टर भी काफी प्रभावित हुआ था आर्थिक मंदी आने के कारण, तो उसमें सुधार हुए और नवाचार जो इनोवेशन है उसे लाया गया। देखते हैं किस बारे में, कि कृषि सेक्टर में कई तकनीकें और उपकरणों का उपयोग शुरू हुआ, जिससे कृषि उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई थी। ठीक है, अब क्या हुआ कि भाई कृषि का सेक्टर जब प्रभावित हुआ तो जब पुनरुद्धार का प्रोसेस चालू किया गया तो उस पर भी ध्यान दिया गया, नई तकनीकों और उपकरणों का उपयोग किया गया, जिससे कृषि के उत्पादन में आप कह सकते हैं कि क्षमता में जो थी वो वृद्धि हुई थी। ट्रैक्टर, सिंचाई प्रणाली, नई फसल उगाने की तकनीकों ने कृषि को पुनर्जीवित किया था। ठीक है, ट्रैक्टर का यूज किया जाने लगा, सिंचाई प्रणाली, सिंचाई करने के लिए नई प्रणाली का यूज किया गया और नए फसल उगाने की तकनीकें को लाया गया, जिसने क्या करा, कृषि सेक्टर को पुनर्जीवित किया था। उद्योगों के विकास के साथ साथ कृषि उत्पाद की मांग में भी बढ़ोतरी हुई थी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों और निर्यात में वृद्धि हुई थी। ठीक है, खाने योग्य जो चीजें होती हैं उनका आप कह सकते हैं कि भाई उनके उद्योग हुए, फिर निर्यात में भी वृद्धि हुई। निर्यात मतलब यहाँ उगाकर किसी अन्य देश में भेजना। ठीक है, निर्यात करने की जो सेक्टर था उसमें भी वृद्धि हुई थी। साथ ही कृषि सहकारी समितियों का भी विकास हुआ, कृषि से रिलेटेड समितियां बनाई गई, मतलब ग्रुप बनाए गए। ठीक है, जिससे छोटे किसानों को बाजार तक पहुंचने और उत्पादन लागत को कम करने में मदद मिली थी। ठीक है, जब ये समितियां बनाई गई तो इन समितियों से हेल्प ये मिली कि जो छोटे किसान थे ना, उन्हें बाजार तक पहुंचना, मतलब उनकी बाजार तक पहुंच बनाना, और साथ के साथ जो उत्पादन उन्होंने किया है उसकी लागत, मतलब उत्पादन करने में जो लागत लगी उसमें कमी हुई, जिससे उन्हें मदद मिली। सातवां पॉइंट आता है श्रमिकों की स्थिति में सुधार और रोजगार का सृजन। मंदी के बाद पुनरुद्धार ने नए रोजगारों का अवसर पैदा किया, खासकर विनिर्माण, परिवहन और सेवा के क्षेत्र में। ठीक है, जब मंदी का समय खत्म हुआ, पुनरुद्धार का समय चालू हुआ, तो रोजगार के नए नए अवसर पैदा किए गए, खासकर विनिर्माण, मतलब आप कहें कि किसी वस्तु को दोबारा से बनाना। ठीक है, विनिर्माण, परिवहन और सेवा सेक्टर में या सेवा के क्षेत्रों में, इन चीज में नए नए अवसर पैदा किए गए। इससे बेरोजगारी कम हुई और श्रमिकों की स्थिति में सुधार हुआ था। उद्योगों के पुनरुद्धार के साथ मजदूरों की मजदूरी में भी वृद्धि हुई और उन्हें नए और उनके कार्य वातावरण में भी सुधार हुआ था। ठीक है, अब जब चेंजेस हो ही रहे हैं, व्यवस्था को अच्छा किया ही जा रहा है, तो उद्योगों के पुनरुद्धार के साथ साथ जो मजदूरों की मजदूरी थी उसमें वृद्धि हुई। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि जो वेतन मिलता है एक प्रकार से उसमें वृद्धि की गई, साथ के साथ उनके कार्य वातावरण जहां पे वो काम करते थे उसमें भी सुधार किया गया था। ट्रेड यूनियन ने श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा की, करने की मदद की और कई देशों में सामाजिक सुरक्षा प्रणाली स्थापित की गई। ठीक है, कई देश ऐसे भी थे जहाँ पे सामाजिक सुरक्षा, मतलब समाज में लोग रह रहे हैं, ठीक है, श्रमिक वर्ग रह रहा है आगे एक प्रकार से, तो उसके लिए सुरक्षा प्रणाली को स्थापित किया गया, जिसमें पेंशन, बीमा, बेरोजगारी भत्ता शामिल था। भाई अब उसको अगर सेफ रख रहा है, उसको अगर रोजगार नहीं मिलता कभी समय पे, ठीक है, तो उसको कहीं ना कहीं से पेंशन आती रहेगी,
उसका एक बीमा होगा, ठीक है, और बेरोजगारी भत्ता, अगर वो बेरोजगार है तो उसे भत्ता दिया जाएगा, मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि पैसा दिया जाता था, एक लिमिटेड अमाउंट जिसमें वो अपना जीवन यापन कर सकता था। तो ये व्यवस्था चालू की गई। इससे समाज में आर्थिक अस्थिरता से निपटने में क्षमता बढ़ी थी। 8वां पॉइंट आता है आर्थिक सिद्धांतों और दृष्टिकोणों में परिवर्तन। 1873 में मंदी ने आर्थिक नीति निर्माताओं और अर्थशास्त्रियों को यह सिखाया कि आर्थिक स्थिरता और विकास के लिए नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है, ठीक है। 1873 में जो आर्थिक मंदी आई उससे लोगों को यह पता चल गया था, खासकर हम कहें तो नीति निर्माता, जो लोग नीतियां बनाते हैं उन्हें, और जो अर्थशास्त्री थे उन्हें ये पता चल गया था कि भाई जो व्यवस्था अभी तक हम अपनाते हुए आ रहे थे ना, अब उसमें कमी आ चुकी है। अब हमें एक नई दृष्टिकोण को अपनाना पड़ेगा आर्थिक स्थिरता और विकास को बनाने के लिए या फिर करने के लिए, ठीक है। इस दौर में सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता महसूस की गई और मुक्त बाजार सिद्धांत और सरकारी नियामक नीतियों के बीच संतुलन स्थापित करने की कोशिश की गई। अब ये वो दौर था जब लोगों को लगा या फिर नीति निर्माता और अर्थशास्त्रियों को लगा कि भाई सरकार का ना हस्तक्षेप होना चाहिए कहीं ना कहीं, ठीक है। अगर सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी तो ऐसी स्थिति दोबारा आ सकती है। तो सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता महसूस की गई, ठीक है। मुक्त बाजार सिद्धांत और सरकारी नियामक की जो नीतियां थी इनके बीच में संतुलन बनाया गया। मतलब आप कह सकते हैं कि जो ओपन मार्केट थी वो और जो सरकार के द्वारा बनाए गए नियम थे वो, ठीक है, इनके बीच में संतुलन बनाया गया ताकि कोशिश एक प्रकार से ये कहे कि व्यवस्था बनी रहे। फिर यह बदलाव आर्थिक स्थिरता और विकास सुनिश्चित करने में सहायक साबित हुआ। ये जो बदलाव था ये आर्थिक स्थिरता को सेट करने में, ठीक है, पक्का करने में और विकास को सुनिश्चित करने में क्या रहा, साबित हुआ। तो ये जो पॉइंट थे, ये 8 पॉइंट, ये पॉइंट डिस्कस करते हैं कि भाई पुनरुद्धार किस प्रकार से हुआ, क्या व्यवस्था थी। आगे बढ़े, हमारा अगला टॉपिक है वित्तीय पूंजी की वृद्धि 19वीं और 20वीं सदी, ठीक है। वित्तीय पूंजी में वृद्धि किस प्रकार से हुई ये उसके बारे में है। तो पहला पॉइंट आता है औद्योगिकीकरण और पूंजी की मांग। द्वितीय द्वितीय औद्योगिक क्रांति जो कि 1870 से 1914 के दौरान हुई थी, बड़े उद्योग जैसे बिजली, स्टील, रेलवे, रसायन का विकास हुआ था। जब सेकेंड औद्योगिक क्रांति हुई थी, दूसरी औद्योगिक क्रांति हुई जो कि समय था 1870 से 1914 के बीच का, तो इसके दौरान ना, इस क्रांति के दौरान बड़े उद्योग जैसे कि बिजली का उद्योग, स्टील का उद्योग, रेलवे का उद्योग और रसायन का उद्योग, इन उद्योगों का विकास बड़ी तेजी से हुआ था। इन उद्योगों में भारी पूंजी की जरूरत थी जिससे बैंक और निवेशकों की भूमिका बढ़ी। अब जब ये उद्योग बढ़ेंगे तो भाई भारी, मतलब उद्योग को सेट करने के लिए, ठीक है, शुरुआत करने के लिए अच्छा खासा पैसा चाहिए। तो जब ये पैसा चाहिए था तब बैंक और जो निवेशक थे, बैंक और इन्वेस्टर, इन लोगों की भूमिका बढ़ी थी। नई मशीनरी और तकनीक ने उत्पादन बढ़ाया, लेकिन इनके लिए पूंजी निवेश आवश्यक था, ठीक है। कि भाई अब हम कहें कि नई मशीनरी और तकनीकों ने उत्पादन तो बढ़ा दिया था, परंतु इस चीज को शुरू करने के लिए, इसके लिए क्या चाहिए था, अच्छा खासा पूंजी निवेश चाहिए था। फिर दूसरा पॉइंट आता है कि बैंक और वित्तीय संस्थानों का विकास। औद्योगिकीकरण के साथ बैंक और वित्तीय संस्थानों का विस्तार हुआ था, ठीक है। जब औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन का जब प्रोसेस हुआ, ठीक है, तो बैंक और जो वित्तीय संस्थान थे ना, उनका विकास हुआ था। केंद्रीय बैंक ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में मदद करी, ठीक है। बैंक को, छोटे बैंकों के ऊपर भी एक बड़ा बैंक बनाया गया है जिसे केंद्रीय बैंक एक प्रकार से कह सकते हैं, ठीक है। तो केंद्रीय बैंक कहा गया जिसका काम था कि छोटे बैंकों के ऊपर निगरानी रखना, साथ के साथ स्थिरता बनाए रखना, ठीक है। तो इस चीज में उसने मदद करी। बैंक ने उद्योगों को ऋण देना शुरू किया जिससे पूंजी प्रवाह सुगम हुआ। अब बैंक क्या करता था, छोटे मोटे बिजनेस या फिर बड़े बिजनेस को लोन देता था, जिससे क्या हुआ, पूंजी का जो प्रवाह था ना वो सुगम हुआ। अगला पॉइंट है शेयर बाजारों में निवेश बढ़ा जिससे कंपनियों के विकास के लिए धन मिला था, ठीक है। देखिए शेयर बाजार में जो निवेश है वो बढ़ गया था, लोग जो इन्वेस्टर थे उन्होंने अच्छा खासा फंडिंग इन्वेस्टमेंट करी थी, ठीक है। जिससे क्या हुआ था कि कंपनियों को विकास करने के लिए अपना पैसा मिला था। किस प्रकार से, कोई भी कंपनी जो कि शेयर बाजार में लिस्टेड है, अगर उस कंपनी में एक प्रकार से कहें कि बड़े बड़े लोग या फिर इन्वेस्टर्स उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस कंपनी के पास पैसा आ रहा है जिससे वो कंपनी अपना विकास कर सकती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है शेयर बाजार का विकास। 19वीं और 20वीं सदी में शेयर बाजार का तेजी से विस्तार हुआ था। कंपनियों ने शेयर जारी करके पूंजी जुटाई। अब जो कंपनियां लिस्टेड होती थी, मतलब कोई कंपनी अभी तक प्राइवेट है, जब वो पब्लिक होगी तो वो अपने शेयर पब्लिकली अवेलेबल करा देगी, ठीक है। तो कंपनियों ने क्या करा, शेयर जारी करे जिससे उन्हें पैसा मिला, शेयर बेचकर अपने उन्हें पैसा मिला। फिर डेरिवेटिव जैसे नए वित्तीय उत्पादों ने बाजार को जटिल बनाया, फिर ठीक है, फिर डेरिवेटिव्स आ गए थे। तो इन चीजों ने क्या करा, वित्तीय उत्पादों
को बाजार के लिए जटिल बनाया था। अंतर्राष्ट्रीय निवेश बढ़ा जिससे वैश्विक पूंजी प्रवाह में वृद्धि हुई थी। ठीक है, अब अभी तक इन्वेस्टमेंट नेशनली थी, बट अब इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी हो चुकी थी। मतलब कि भाई किसी अन्य देश में बैठा हुआ व्यक्ति किसी अन्य देश की किसी एक कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर सकता था, जिससे क्या हुआ, पूंजी प्रवाह जो था, मतलब पैसों का लेन देन इधर से उधर आना जाना बहुत वृद्धि हुई थी, बहुत तेजी से आगे बढ़ा था। चौथा पॉइंट आता है नए उद्योगपतियों और टाइकूनों का उदय हुआ। अब नए उद्योगपति आ रहे हैं, जैसे कि जॉन डी रॉकफेलर, एंड्रू कार्नेगी, जेपी मॉर्गन जैसे उद्योगपतियों ने बड़े व्यापार साम्राज्य बनाए। ठीक है, जेपी मॉर्गन तो नाम वन ऑफ द मोस्ट फेमस नाम है, आप कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट सेक्टर में क्या अगर हम बात करें या फिर बड़े उद्योगपति में बात करें तो जेपी मॉर्गन बहुत बड़ा नाम है, तो आप इनके बारे में पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो ये जो उद्योगपति हैं, इन्होंने बड़े व्यापार साम्राज्य खड़े करे। ठीक है, जेपी मॉर्गन नाम से आप कह सकते हैं कि पूरी की पूरी एक इंस्टीट्यूशन ही है जो कि बहुत बड़ा अमाउंट जो है इधर से उधर करती है डेली बेसिस पे, तो ये उस बारे में। फिर इन्हें निजी पूंजी मतलब प्राइवेट कैपिटल और वेंचर कैपिटल का उपयोग करके नए उद्योगों को बढ़ावा दिया था। ठीक है, अब ये जो पूंजीपति थे, इन्होंने प्राइवेट कैपिटल मतलब अपना खुद का पैसा लगाकर या फिर वेंचर कैपिटल का यूज करके नए जो उद्योग है ना उनको बढ़ावा दिया कि ये उद्योग बढ़े। पांचवा पॉइंट आता है कि औपनिवेशिक विस्तार और वित्तीय पूंजी। यूरोपीय देशों ने औपनिवेश से संसाधन और बाजारों का उपयोग किया। उपनिवेशों में रेलवे, खनन, बुनियादी ढांचे पर भारी निवेश किया। इससे यूरोपीय पूंजी को वैश्विक विस्तार मिला था। ठीक है, औपनिवेशिक विस्तार और पूंजी, भाई यूरोप के देशों ने एक प्रकार से कहें तो, या फिर हम कहें कि यूरोप में मेनली यूके ने, इंग्लैंड ने, तो इन देशों ने क्या कर रखा था, औपनिवेशिक शासन बना रखा था, अपना अन्य देशों पर पूरी तरह से अपनी व्यवस्था कायम कर रखी थी। तो इन लोगों ने वहां पे अच्छी खासी व्यवस्था बनाई, जैसे कि रेलवे का सेक्टर को बढ़ाया, खनन के सेक्टर को बढ़ाया, बुनियादी जो ढांचा था उस देश का उसको विकसित किया, ताकि वहां पे ये लोग अपना काम अच्छे से कर सके। तो इस चीज के लिए यूरोप के देशों ने क्या करा, निवेश किया था अच्छा खासा। छठा पॉइंट आता है समाज और राजनीति पर प्रभाव। आर्थिक असमानता बढ़ी, अमीर गरीब के बीच में गहराई हो गई थी। ठीक है, अब देखिए समाज में एक प्रकार से हम कहें कि कुछ लोग बहुत अमीर होते जा रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा है और वो अपना पैसा और बढ़ा रहे हैं, कई लोग गरीब होते जा रहे थे, तो आर्थिक असमानता बढ़ रही थी, अमीर और गरीब के बीच में खाई बढ़ रही थी। बड़े उद्योगपति का राजनीति पर प्रभाव पड़ा, जिससे सरकारी नीतियां उनके हित में बनने लगी थी। ठीक है, अब जो बड़े उद्योगपति हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, सरकार को कहीं ना कहीं एक प्रकार से कहें कि राजनीतिक प्रभाव बढ़ा रही है सरकार के ऊपर अपना, जिससे क्या हो रहा है, उनके अकॉर्डिंग, बड़े उद्योगपतियों के अकॉर्डिंग सरकार क्या बना रही है, नीतियां बना रही है। ठीक है, श्रमिक आंदोलन उभरे, बेहतर मजदूरी और कम काम की स्थितियों की मांग की गई। फिर श्रमिक आंदोलन सामने आए, उभर कर सामने आए, जिससे क्या हुआ, अच्छी मजदूरी दी जाए और काम की स्थितियों को बेहतर किया जाए, ये सारी मांग की गई थी। सातवां पॉइंट आता है मोनोपोली और कॉर्पोरेट ताकत का उदय हुआ। बड़े कॉर्पोरेट समूह ने एकाधिकार मोनोपोली स्थापित कर ली थी। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियां, ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट समूह जिन्होंने क्या करा था, बाजार में अपनी मोनोपोली कर ली थी कि भाई एक प्रकार से उसी कंपनी का दबदबा होगा उस एक सेक्टर में जिसमें वो काम कर रही है। छोटे व्यवसायों के लिए प्रतिस्पर्धा मुश्किल हो गई थी। ठीक है, छोटी जो कंपनियां थी या बिजनेस थे उनके लिए प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। मर्जर और एक्विजिशन जैसी रणनीतियों से कंपनियों ने अपना विस्तार किया था। ठीक है, दो कंपनियां जो कि एक प्रकार से हो रही हैं कि कमजोर हैं, उन्होंने एक दूसरे को मर्ज कर लिया। ठीक है, वो मर्ज हो गई तो मर्जर हो गया। ठीक है, फिर एक्विजिशन, एक कंपनी ने किसी अन्य कंपनी को एक्वायर कर लिया पूरी तरह से। तो ये सारी चीजें, ये रणनीति अपनाई गई, जिससे कंपनियां क्या कर रही थी, अपना विस्तार कर रही थी। आठवां पॉइंट आता है वैश्विक वित्तीय संस्थानों और मुद्राओं का उदय हुआ। IMF, विश्व बैंक जैसे संस्थानों ने वैश्विक वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में मदद करी। मुद्रा बाजारों का विकास हुआ, जिससे विनिमय दरें वैश्विक पूंजी प्रवाह पर निर्भर की गई। ठीक है, देखिए ये जितने भी पॉइंट हमने यहाँ पे पढ़े हैं, तकरीबन 8 पॉइंट, ये पॉइंट पता है क्या डिस्कस करते हैं, ये पॉइंट यहाँ पे बताते हैं कि भाई आर्थिक मंदी के बाद, मतलब 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी की शुरुआत के दौरान जो सारा काम हुआ, उस दौरान वित्तीय जो पूंजी थी, एक प्रकार से कहें जो धन था, ठीक है, उसकी वृद्धि किस प्रकार से हुई। तो पहला, अगर हम इसको रिवाइज कर लें एक बार फटाफट, तो पहला जो था औद्योगिकीकरण और पूंजी की मांग। भाई नए नए उद्योगों के लिए पूंजी की आवश्यकता थी, तो इन्वेस्टर लोग सामने आए, बैंक और इन्वेस्टर लोग सामने आए। ठीक है, फिर बैंक और वित्तीय संस्थानों का विकास हुआ। भाई बैंक के ऊपर बड़े बैंक बनाए गए जिन्होंने उसके ऊपर ध्यान रखा, तो पैसे का सही प्रकार से यूज हो रहा है, पैसा इधर उधर नहीं जा रहा, और बैंकों ने लोन देना भी चालू करा ताकि छोटे छोटे एक प्रकार से बिजनेस वो चालू हो। फिर शेयर बाजार का विकास हुआ, नए उद्योगपति सामने आए। ठीक है, उसके बाद औपनिवेशिक विस्तार हुआ। औपनिवेशिक विस्तार, ये वाला पॉइंट मेनली इस बात को डिस्कस करता है कि यूरोप के देशों ने जो औपनिवेशिक शासन बना रखा था ना, या उपनिवेशों में जो उनकी व्यवस्था थी, उनका संसाधन यूज करके अपना काम बढ़ाया। ठीक है, समाज और राजनीति पर प्रभाव पड़ा इस चीज का, मोनोपोली वाले सेक्टर सामने आए निकलकर,
ठीक है। और वैश्विक वित्तीय संस्थान जो थे वो सामने आए, जैसे कि IMF या विश्व बैंक, इन्होंने क्या करा, वैश्विक वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में हेल्प करी थी। ठीक है। तो ये पॉइंट है कि भाई 1873 के बाद जो एक प्रकार से कहें कि वैश्विक मंदी आई थी, उस मंदी से किस प्रकार से बाहर निकला गया। ठीक है। और उस मंदी के बाद किस प्रकार से जो पैसा है या पूंजी है उसमें वृद्धि हुई थी। तो मेनली ये वाला तो टॉपिक थोड़ा सा हम कहेंगे कि कम इंपॉर्टेंट है, बट ऊपर के 3 टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाला आर्थिक मंदी के पुनरुद्धार के बारे में, फिर प्रभाव के बारे में, और फिर कारणों के बारे में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप इन चीज को बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाइए, जरा भी इन चीजों में ढील मत दीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये जो चैप्टर है ये खत्म हो जाता है। अगर ये सारी चीजें आप पढ़ के जाते तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसका आंसर इजिली लिख पाएंगे, अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। हमसे जुड़ भी सकते हैं, हमारा इंस्टाग्राम ये रहा। ठीक है। आप ये जाएंगे इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा लिंक, आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। आपका कोई भी डाउट हो डायरेक्टली हमसे पूछिए, अवेलेबल है। आपको नोट्स के रिलेटेड, वीडियोस के रिलेटेड या कोई और अपडेट जो है वो आपको डायरेक्टली वहीं देखने को मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स वीडियोस और जितनी भी वीडियोस आपको यहीं मिलेंगी। नोट्स की पीडीएफ आपको दी गई लिंक पे मिल जाएगी, आप जाके नोट्स की पीडीएफ को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। नोट्स की पीडीएफ से अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं, नोट्स की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप ले सकते हैं। ठीक है। आगे देखें ऐप का लिंक, ऐप के ऊपर ये पीडीएफ अवेलेबल है, आप जाके ऐप के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। आपको पीडीएफ इधर उधर सर्च करने की जरूरत नहीं है, नोट्स को सर्च करने की जरूरत नहीं है, ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको हमारे ऐप पर देखने को मिल जाएगी। जाइए ऐप को डाउनलोड करिए, ऐप का नाम है द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL। ठीक है। ये रहा हमारा ऐप, ये हमारे ऐप का लोगो है एक प्रकार से, अब तो थोड़ा चेंज हो गया है। ठीक है। आपको द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। नोट्स ऐप में मिलेंगे, कॉलेज के अपडेट्स देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे, सिलेबस, स्टूडेंट पोर्टल और नोट्स की पीडीएफ सब आपको हमारे ऐप में देखने को मिल जाएगी। करंटली 5000 से ज्यादा स्टूडेंट हमारा ऐप यूज कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है या आपको कोई सजेशन चाहिए या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं हम लोगों को, मेनली तो मैं कहूं कि अगर आपका कोई सजेशन है जो कि आप हमें देना चाहते हैं तो आप ऐप को रिव्यू करिए, आप अपना रिव्यू शेयर करिए हम लोगों के साथ। जितना जल्दी हो सकेगा हम ऐप में वो सारे चेंजेस करेंगे जिससे आपकी और ज्यादा हेल्प हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।